गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं? स्वास्थ्य ठीक है सबका? और घर पे पढ़ाई वढ़ाई हो पा रही कि नहीं? चलो, तो आज हम इकोनॉमिक्स की 11th की स्टैटिक्स का पोर्शन शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि 11th में जैसे आपने स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के रूप में एक तरह सब्जेक्ट के रूप में चुना है, 10th तक आपने कॉमन सा सब्जेक्ट के रूप में इसको देखा था, 9th में भी आपने पढ़ा था। यहाँ हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं और इसका परिचय आपने पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसका यूटिलाइजेशन है। नहीं देखा हो तो पहले वाला वीडियो इसका जरूर देख लीजिएगा। और आज हम टेक्स्ट बुक के रूप में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 11th क्लास में 80 नंबर का इसका पीपीटी मतलब पेपर पेन टेस्ट होगा और 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। 80 नंबर में से 20-20 नंबर के आपके 40 का पोर्शन होगा। 40 आपकी स्टैटिक्स होगी और 40 आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। इकोनॉमिक्स में जो दोनों किताबें हैं, पहले वाली किताब का नाम है सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के टाइटल के रूप में है, और दूसरी आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। आज हम बात करेंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम का पैटर्न है नवोदय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय समिति में जो आपके पेपर पैटर्न है, उसमें आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं जिसको हम फर्स्ट टर्म एग्जाम बोलते हैं, इसमें स्टैटिक्स पूरी की पूरी आती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के शुरू के 1 या 2 यूनिट वो एग्जाम में दे देते हैं। चूँकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो हम सबसे पहले इसको आपके स्टैटिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे सांख्यिकी एक परिचय, जो कि पहला चैप्टर है। सांख्यिकी क्या है, इसका अर्थ और इसकी अगर परिभाषा की बात करेंगे तो ये संख्या से बना है। संख्या नंबर, जैसे आपने लिखा 4 एक नंबर है, 9 एक नंबर है, 11 इज नंबर। ये सब क्या संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, और इनका स्टडी एक मीनिंगफुल रूप में अगर स्टडी करें कि जैसे 4 अगर मान लो हम कहीं 4 है तो 4 से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। इस 4 को मीनिंगफुल निकालने वाली जो विज्ञान है वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी एक तरह से आंकड़ों से संबंधित है। और आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े या डाटा जो होते हैं वो आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो निष्कर्ष वैल्यू मतलब जो यूजफुल वैल्यूज हमें इंटरप्रेट करने के लिए मदद करती है। तो अगर हम आंकड़ों की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आंकड़े वे संख्याएं हैं जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। आंकड़े या डाटा वे संख्याएं हैं, संख्या तो है लेकिन कौन से, जिनसे निष्कर्ष निकाला जा सके। जैसे अगर मैं कहता हूँ 4 एक संख्या है लेकिन मेरे 4 अंक आए हैं कितने में से? 10 में से। तो अब इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 40% है और बिलो एवरेज है, हमें इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थिति में संख्या के साथ साथ इसको जो डिफाइन किया जाएगा, ये आपकी वह विज्ञान है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन आंकड़ों का अध्ययन करती है या उन संख्याओं का अध्ययन करती है जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम संख्याओं को संगठित कर सकते हैं। तो ये बहुत तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं सांख्यिकी एक विज्ञान है। किस तरह की? जो संख्याओं का अध्ययन करती है। कौन सी संख्याओं का? जिनसे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 2 शब्द पैरेलल चलेंगे आपके, आंकड़े और संख्या। संख्या कोई भी नंबर हो सकता है और आंकड़े वो संख्याएं, वो नंबर जिनसे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और सांख्यिकी क्या होगी? विज्ञान होगी। कौन सी विज्ञान? जिससे कोई भी यूजफुल स्टडी आंकड़ों की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसको आंकड़ों को देख लेते हैं। आंकड़े वे संख्याएं जिनसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिनसे हम कुछ अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आंकड़े हो जाएंगे। डाटा प्लूरल फॉर्म में, सिंगल में डेटम होता है, ये प्लूरल में आपके डाटा हो जाएंगे। अगर जहां तक हम बात करते हैं सांख्यिकी विज्ञान के रूप में और कला के रूप में, तो इसमें कला और विज्ञान का अंतर थोड़ा सा देख लिया जाए। कला और विज्ञान आपके एक तरह से स्टडीज ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्टडीज हैं। विज्ञान किसी भी तथ्य का एक सिस्टमेटिक स्टडी है। कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट्स है, उसका अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, लॉजिकल स्टडी करते हैं, इंटरप्रेटिकल स्टडी करते हैं, तो क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। एक तरह से ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और उसको अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, कला विज्ञान, विज्ञान के रूप में सांख्यिकी क्या है? यह आपका उन संख्याओं का अध्ययन है जिनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई चीजों का, तथ्यों का अवलोकन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से विज्ञान के रूप में देखेंगे तब तो क्या है
एक थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन है जिसके माध्यम से विभिन्न चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। और जब हम इसकी बात करेंगे कला के रूप में, कला का मतलब आर्टिस्ट वाला नहीं, कला का मतलब प्रैक्टिकली जब हम विज्ञान को हम समाज में लागू करते हैं और उसको लागू करने के बाद कुछ यूजफुल उसका महत्व हमारे को मतलब महसूस हो जाता है, या उसके माध्यम से हम कोई उसका सकारात्मक परिवर्तन देख पाते हैं, तो कला है। तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो विज्ञान और संख्याओं का जब यूज करते हैं तो ये क्या है, कला है। अब हम ये देखते हैं कि सांख्यिकी जो है ये दो रूपों में आपके यूज की जाती है, एक वचन के रूप में, सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में आपका जो यूज किया जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। ये क्या है, संख्याओं का या आंकड़ों का संग्रह है। उन आंकड़ों का संग्रह जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उनको हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन है, जबकि बहुवचन के रूप में जब इसकी बात करते हैं, जो आपके 11th क्लास में दे रखा है एक वचन और बहुवचन के रूप में, तो बहुवचन के रूप में क्या है, इट इज स्टडी ऑफ वेरियस नंबर्स। ये विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन इसके रूप में किया जाता है, जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की पॉलिसी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नीतियों का निर्माण किया जा सकता है, विभिन्न देशों की कंपैरिजन वगैरह की जा सकती है। तो इस तरह से हम इसको एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स का क्या कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा आपने देखी थी। इकोनॉमिक्स में आपने देखा था कि वह विज्ञान है जो क्या करती है, असीमित संसाधनों मतलब सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन करती है। और सीमित संसाधनों के क्या है, अल्टरनेट यूजेज हैं। और वहां पे हमने तीन चीजें देखी थी कि वहां पे आपके जो अर्थशास्त्र में जो तीन मुख्य क्रियाएं थी वो था उपभोग, कंजप्शन, उत्पादन और वितरण। आपकी परीक्षा में भी आपके जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स के रूप में, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट को आपको दे रखा है। तो उपभोग क्या है, उपभोक्ता के द्वारा या कंज्यूमर के द्वारा भी किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करना। उपभोग क्यों करते हैं हम, किसी वस्तु या सेवा की खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के पीछे, क्रय करने के पीछे हमारी महत्वपूर्ण जो इसमें दिमाग में हमारे जो काम करता रहता है वो है कि इसके माध्यम से हमें उसकी किसी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं संतुष्टि। तो कोई भी व्यक्ति अगर संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है तो क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा। और उपभोग करने वाला क्या कहलाएगा, संतुष्टि प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा, कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला कॉन्सेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स के यूटिलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे वो है उपभोग। उपभोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या सेवा में जो निहित उपयोगिता है, जो उसकी आवश्यकता को पूरा करने का गुण है, जिसको हम संतुष्टि बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन कर बोलते हैं। इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उपभोग किया जाता है। और उपभोग करने वाला जो इकाई होगी, मद होगा, क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो यहाँ पे उपभोक्ता का उद्देश्य क्या हो गया, संतुष्टि प्राप्त करने के साथ साथ अधिकतम करना। इकोनॉमिक्स में हम जो शब्द यूज करेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द satisfaction, और satisfaction is the quality of any goods or service to fulfill the requirement or wants। किसी वस्तु के द्वारा, किसी सेवा के द्वारा किसी आवश्यकता को पूरा करने का गुण क्या कहलाएगा, संतुष्टि। और संतुष्टि से ही आपका उपभोग और उपभोक्ता के बीच का संपर्क बना रहता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है आपकी उत्पादन। उत्पादन कौन करेगा, उत्पादक करेगा, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य, जैसे अगर मान लो, वैसे तो उत्पादन का सामान्य अर्थ अब हमने ये देखा है कि किसी वस्तु को बना देना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे उत्पादन का, इकोनॉमिक्स में उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि कर देना, उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर देना। जैसे अगर मान लो आपके पास जंगल में कहीं कोई ऐसा कोई खनिज पदार्थ पड़ा है जो वहाँ यूजलेस है, उसको आप मार्केट में ले आते हैं, तो आपने नई नहीं बनाई, नया खनिज नहीं बनाया, बल्कि आपने क्या कर दिया, उस वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर दी। और इकोनॉमिक्स में क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। इसी तरह अगर मान लो हमारे दादाजी ने चूल्हे के पीछे या पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, पहले अपना जो भी बचत हुआ करती थी सिक्कों के रूप में या मुद्रा के रूप में, मोहरों के रूप में, उनको क्या करते थे, इकट्ठा करके किसी
बर्तन में डाल के क्या करते थे, किसी जगह पे छुपा दिया करते थे, ताकि आवश्यकता जो इमरजेंसीज हुआ करती थी उसमें उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। सपोज दादाजी उसको चूल्हे के पीछे या किसी कोने में, मकान के कोने में दबा के चले गए, भूल गए, आपको भी नहीं बताया, हमें भी नहीं बताया। अब ऐसे स्थिति में क्या है, वो अभी तक यूजलेस है। हालांकि वो मुद्रा है, सोने के हैं, चांदी के किसी की नहीं, लेकिन वो यूजलेस हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता अभी तक नील है। जैसे हमने उनको निकाला, हमने क्या कर दिया, उसका एक तरह से उत्पादन क्या लेगा। वैसे सामान्य अर्थों में उत्पादन तो पहले हो चुका था, लेकिन वो क्या था, अभी तक उसको उपयोगिता शून्य थी। तो इकोनॉमिक्स में जो आप उत्पादन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना क्या कहलाएगा, उत्पादन करना कहलाएगा। तो उत्पादन कौन करता है, उत्पादक करता है। जिस तरह से यहाँ पे संतुष्टि शब्द जुड़ा हुआ है, वैसे उत्पादक के साथ जो शब्द जुड़ा होगा वो होगा लाभ। इसके द्वारा उत्पादक कोई भी वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन करता है, उसके पीछे उसका जो मोटिव होता है वो होता है लाभ प्राप्त करना। और लाभ प्राप्त करने की बजाय भी इसको भी हम वही कर देंगे, लाभ को अधिकतम करना। अधिकतम लाभ प्राप्त करना उत्पादक का प्राइम मोटिव या मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये दो चरण हो गए, उपभोग और उत्पादन। अब इन दोनों का जो बीच का एक कड़ी है वो कहलाती है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली वैसे तो ये माना जाता है कि उत्पादक के द्वारा जो किया गया उत्पादन है उसको हम क्या करें, उपभोक्ता तक पहुंचा दें। लेकिन यहाँ पे वितरण का मतलब ये नहीं है, यहाँ वितरण का मतलब है हमारी जो घरेलू आय है, जो राष्ट्रीय आय है, जिसकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। और 12th में तो आपके पूरे का पूरा घरेलू आय राष्ट्रीय आय का चैप्टर चलता है। घरेलू आय राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, इसके रूप में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के रूप में हमने उत्पादन के 4 साधन पढ़े हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। इन चारों को प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा, भूमि के बदले क्या मिलेगा, लगान, वेरी गुड। पूंजी के बदले में ब्याज मिल जाएगा। अगर आप श्रम करते हैं तो मजदूरी या वेतन मिल जाएगा। और तीनों को इकट्ठा करने का जो काम किया जाता है, असेंबल करने किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उद्यमी के द्वारा किया जाता है। उसको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो उत्पादन के साधनों के प्रतिफल को विभिन्न लोगों के रूप में बांटना क्या कहलाएगा, वितरण कहलाएगा। इस तरह से अर्थशास्त्र की तीनों क्रियाएं, उपभोग, उत्पादन और वितरण के मतलब चारों ओर हमारा पूरा अर्थशास्त्र घूमता है। अब इस अर्थशास्त्र का सांख्यिकी में यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इन्हीं तीनों टर्मों के माध्यम से हम देखेंगे। क्योंकि चैप्टर आपके टाइटल का नाम ही अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के रूप में है। तो चूंकि अर्थशास्त्र क्या करती है, सिद्धांतों का निर्माण करती है। अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है, सिद्धांतों का निर्माण करना, ताकि हम समाज में, अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में कुछ नए चीजों का इंप्लीमेशन कर पाए, कुछ नई समस्याओं का समाधान कर पाए। अब अगर मान लो कोई भी सिद्धांत का निर्माण करना चाहते हैं, सिद्धांत का मतलब थ्योरीज, जैसे आपने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी पढ़ी है। न्यूटन ने कहा कि कोई भी चीज को अगर हम आप छोड़ेंगे तो क्या वो नीचे की ओर आएगी। अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगी, वो नीचे की ओर आएगी। तो उसने एकाएक ये चीज नहीं कह दी, चीजें पहले भी ऐसे घटित होती थी, पहले भी वस्तुएं ऊपर से नीचे आती थी। लेकिन सबसे पहले आपके जो न्यूटन ने कहा कि ये कोई वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो नीचे इसलिए आ जाती है क्योंकि किसी वस्तु विशेष में एक विशेष फोर्स होता है, और ये फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने बार बार इन चीजों का अध्ययन किया, बार बार चीजों को गिराया, बार बार हर एंगल पे जाके गिरा, और लास्ट में एक डिसीजन हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो थ्योरम है ये आपके प्रैक्टिकल लागू किसकी वजह से किया गया, संख्याओं की वजह से। इसी तरह अगर मान लो हम इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन, अर्थशास्त्र में अगर मान लो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, इसी तरह आपके राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, या जैसे आपको निर्धनता उन्मूलन को कोई थ्योरी हमें देनी है, तो ये सारी की सारी थ्योरीज जो होंगी, ये जो थ्योरी दी जाती है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, कई लोगों तक उनका जानकारी करनी पड़ती है। और जब कई लोगों की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ गई, संख्या आ गई, नंबर। और संख्याओं का अध्ययन क्या है, सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी इकोनॉमिक्स के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करती है, फीडबैक का काम करती है। अर्थशास्त्र में जिन भी सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इन सिद्धांतों के हम कहेंगे कि उसकी जांच करने के लिए, उनकी बारंबारता जांच करने के लिए, उनकी जिसको हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स सही है या नहीं है, उसके लिए बार बार हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करने पड़ते हैं। बार बार हमें क्या करना पड़ता है, इन चीजों के लिए आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आंकड़े का अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम क्या करें, फिर सांख्यिकी ओर जा रहे हैं। तो सांख्यिकी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के लिए एक तरह से
कच्चे माल का कार्य करती है, और अर्थशास्त्र क्या करती है, सांख्यिकी को फिर उनको प्रैक्टिकल रूप में लागू करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 50,000 बेरोजगार हैं या 35,000 बेरोजगार है, तो 35,000 बेरोजगारों का मतलब ये केवल सांख्यिकी है। सांख्यिकी, अब अर्थशास्त्र क्या करेगी, इस बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कुछ नीतियों का सुझाव देगी। ऐसी स्थिति में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। तो अभी तक हमने देखा कि सांख्यिकी क्या है, संख्याओं का विज्ञान है। संख्याओं का विज्ञान का मतलब ये आंकड़ों का अध्ययन है। आंकड़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें देखते हैं कि आंकड़े कौन सी संख्या है जिनसे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि सांख्यिकी क्या है, विज्ञान भी है, और सांख्यिकी क्या है, कला भी है। विज्ञान किस सेंस में, विज्ञान किसे कहेंगे हम, जहाँ पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया जाए, जहाँ पे तार्किकता हो, जहाँ हम चीजों को जांच कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, चाहे यहाँ पे जोड़ लें, चाहे आप अमेरिका में जाके जोड़ लें, चाहे आप ब्रिटेन में जाके जोड़ लें। तो ये क्या है, फैक्ट्स हैं। तो बार बार जांच करने के बाद हमें क्या मिला कि ये विज्ञान हो गया, लॉजिकल चीज को जांचा जा सका है। और जब हम सांख्यिकी को कला के रूप में देखते हैं तो जिन संख्याओं का हमने अध्ययन किया है, उन संख्याओं के अध्ययन के साथ साथ उनको समाज के लिए यूजफुल बनाना। जैसे हमने सर्वे किया और हमने देखा कि वर्तमान में कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी में, पूरे विश्व की जीडीपी में क्या है, एक थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है कि थोड़ा सा घट रही है। घटने का मतलब है, जीडीपी क्या थी, उत्पादन। तो अब उत्पादन प्रक्रिया क्या है, थोड़ी सी स्लो लाइन पे चल रही है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जीडीपी पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज ब्लॉक होने की वजह से या कम होने की वजह से या थोड़ा सा मिनिमाइज होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा मनी का, जीडीपी आपकी क्या होगी, ब्लॉक सी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जीडीपी का ब्लॉक होने के साथ साथ अगर हम इसको परसेंटेज में या संख्याओं में देते हैं तो उसके लिए कुछ रिनोवेशन का काम करते हैं, तो सांख्यिकी फिर क्या करेगी, आर्ट का काम करेगी। तो ये हो गया। इसके बाद हमने देखा कि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांख्यिकी क्या करती है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में अपना योगदान देती है, और अर्थशास्त्र क्या करती है, उन संख्याओं को प्रैक्टिकली यूजफुल बनाकर समाज के उन्नयन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी का फंक्शन से इंपॉर्टेंस क्या है। महत्व की बात करते हैं हम, या इसके कार्यों की बात करें तो कई बार आपको पूछा जाता है सांख्यिकी के महत्व क्या है, इसके कार्य क्या हैं। वैसे तो कई टेक्स्ट बुक्स में या कई आपके रेफरेंस बुक्स में उसको अलग अलग किया हुआ है, लेकिन महत्व अगर कोई चीज़ का देखना है तो उसको वहाँ से हटा के देखिए। हमें बिजली का महत्व ज्ञात करना है, बिजली का महत्व ज्ञात करने के लिए हमें 3 दिन बिना बिजली के रह के देख लेंगे, पता लग जाएगा बिजली का क्या महत्व है। हमारे जीवन में भोजन का महत्व पे प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालने की जरूरत है, 2 दिन आप बिना भोजन के रह जाए, आपको पता लग जाएगा कि भोजन का क्या महत्व है। तो महत्व का मतलब अगर ये नहीं होती तो क्या होता। तो सांख्यिकी के होने की वजह से सांख्यिकी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि सांख्यिकी क्या, आंकड़ों का संकलन करती है। आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े जो हैं, और आंकड़ों के कई तरह के बेस पे आधारित से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आंकड़ों का संकलन जो किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जा सकता है, सांख्यिकी के माध्यम से किया जा सकता है। फिर इनका संगठन किया जाता है, आंकड़ों का संगठन। हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, अब उनको व्यवस्थित या वर्गीकरण करना आपका क्या कहलाता है, आंकड़ों का संगठन है। फिर ये क्या करती है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करती है। इसके बाद इनका क्या करती हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करती है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के इस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है। ये विभिन्न तथ्यों के बीच में क्या करते हैं, उनका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है कि इस डाटा की यूटिलिटी और इसकी वैलिडिटी और इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और इसके बाद में इन निष्कर्षों का क्या कर दिया जाता है, इनका उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ हम जो दूसरे सांख्यिकी के माध्यम से उसके महत्व की बात करते हैं, इसको अगर हम कार्यों के रूप में देख लें तो महत्व क्या हो जाएगा इसका, नीति निर्माण में, राष्ट्रीय नीति निर्माण या आर्थिक नीति निर्माण में सांख्यिकी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा, बजट का नाम सुना है। बजट, हम अपना भी बजट बनाते हैं। बजट का मतलब है किस तरह से हम अपने दिए गए संसाधनों के द्वारा एक निर्धारित समय अवधि में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त
कर सकते हैं। मतलब दो चीजें होंगी, एक समयावधि होगी जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक वित्त वर्ष होता है, दूसरा उसमें आपके रिसोर्सेज होते हैं, और एक हमारे प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बजट के माध्यम से दिए गए जो आपके संसाधन हैं उसके आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है कि हमारे को कितनी आय प्राप्त होगी, कितने हमें व्यय करना है, कितना खर्चा हो जाएगा एक निर्धारित समय अवधि के लिए, ताकि इसका जो अध्ययन होगा क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। तो सांख्यिकी क्या करती है, नीति निर्माण में, बजट के निर्माण में विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों की, जैसे आपने देखा कि 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति आई, तो उसका जो आर्थिक नीति के इम्पैक्ट्स वगैरह है उनका जो नीति निर्माण के लिए जो हमें फीडबैक जो मिलता है किसके माध्यम से मिलता है, संख्याओं के माध्यम से। और संख्या क्या है, सांख्यिकी है। फिर है विभिन्न देशों की तुलना, विभिन्न देशों की या विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की जो तुलना की जाती है, वर्गों की देशों की अर्थव्यवस्था की कह दीजिए आप। अब जैसे कई बार आपको कहा जाता है नेपाल और अमेरिका, तो नेपाल और अमेरिका क्या है, दोनों देश हैं, दोनों अर्थव्यवस्था हैं, दोनों की राजधानी है, दोनों की अपनी अपनी मुद्राएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में आता है, अमेरिका आते दिमाग में क्या हो जाता है, एक अलग सा दिमाग में हो जाता है कि यार वहां तो हर व्यक्ति क्या है, पैसे वाला है, हर व्यक्ति क्या है, अमीर होगा, हर व्यक्ति की इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो विकसित देश है। जबकि नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सी दिमाग में हो जाता है कि इन देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कंपेरिजन किसके माध्यम से किया हमने, संख्याओं के माध्यम से। कौन सी संख्या, आय की आंकड़े जो हमारे पास थे, उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, उसके आंकड़ों के माध्यम से हमने क्या किया, विभिन्न देशों की तुलना कर दी। और हमने कहा कि जिन देशों की इनकम बहुत ज्यादा है, जैसे अमेरिका की, ब्रिटेन की, यूरोपियन देशों की, वो हमको उनको क्या कर दिया हमने कि अरे ये तो भाई विकसित देश हैं। और अगर हम पश्चिमी यूरोप, आपके जो पूर्वी एशियाई देश हैं, या आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, या आपके जैसे नेपाल, भूटान, अमेरिका, जापान, श्रीलंका वगैरह की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में क्या है, इनकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए हमें जो संख्याएं उपलब्ध करवाई जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है, सांख्यिकी के माध्यम से की जाती है। सांख्यिकी क्या करती है, विभिन्न नीतियों का विश्लेषण करती है। नीति निर्माण के बाद में नीतियों का जो विश्लेषण किया जाएगा, कि जैसे हमने मान लो 2014 में मेकअप, 2015 में हमने जो प्रोग्राम शुरू किया, मेक इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से हमने देखा कि हमारे ज़्यादातर जो वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। आपके स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम चला, या आपके जो जनधन बीमा योजना चली, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू करके सरकार ने नीतियों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब नीतियों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अभी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपका है, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो अब सीधे आपकी जो भी सब्सिडी हो क्या आपके खाते में आ रही है। अभी नीतियों का निर्माण करने के बाद इनका जो विश्लेषण करने के लिए जो आंकड़े मिलेंगे वो भी कहाँ मिलेंगे, हमें सांख्यिकी के माध्यम से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये विभिन्न प्रकार की नीतियों का विश्लेषण करने में भी हमारे मदद करती है। तो सांख्यिकी तुलना करेगी, नीतियों का निर्माण करेगी, विभिन्न देशों की बीच के नागरिकों के, देशों का ही नहीं विभिन्न राज्यों का भी इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सब आपके सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। अब लास्ट में आ जाता है कि सांख्यिकी क्या सर्वोपरि है, सांख्यिकी के कोई लिमिट्स नहीं है, सांख्यिकी क्या अपने आप में संपूर्ण विषय है, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, हर विषय की एक सीमा होती है। तो वैसे ही सांख्यिकी की कुछ लिमिटेशंस हैं। सांख्यिकी की लिमिटेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या करती है, केवल जो कुशल व्यक्ति हैं, जो दक्ष व्यक्ति हैं, कुशल या विषय निपुण की बात करें हम, जो अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं, कौन से विषय, सांख्यिकी के विषय निपुण व्यक्ति के माध्यम से ही इसका उपयोग किया जा सकता है। हर व्यक्ति इसके जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, इसके जो गहन तुलनात्मक अध्ययन करने वाले जो सिद्धांत है, उनको समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो केवल जो कुशल व्यक्ति हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आम आदमी कई बार बस की बात नहीं होती। दूसरा, ये जो इसकी लिमिटेशन से ये है कि ये केवल औसत पे निर्भर करती है ज्यादातर। औसत पे निर्भर करने का मतलब है कि जैसे अगर मान लो आपके दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप की इनकम है 50 रुपए, 49 रुपए और 51 रुपए। अब ये क्या करेगी, तीनों का औसत निकाल देगी, तीनों का औसत कितना आ गया, 50 आ गया, वेरी गुड। अब दूसरा ग्रुप है
उसकी इनकम है, एक की 102 है, एक की 100 है, और तीसरे की इनकम मान लेते हैं हम 48, 52 मान लेते हैं, या 48 मानते हैं। तो इन तीनों का एवरेज कितना हो गया? 100, 148, 150 डिवाइडेड बाय 3, वही क्या हो गया? ये भी आपका कितना हो गया? 50। अब इस ग्रुप की तुलना में इस ग्रुप की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेरिएशन दिखेगा। यहाँ तीनों लोगों की इनकम क्या है? लगभग बराबर सी है, 50 है, 49 है और 51 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है, 100 है और 48 है। अब सांख्यिकी क्या करेगी? इन दोनों की जब तुलना करेगी कहेंगे कि ए ग्रुप और बी ग्रुप क्या है? दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसकी भी एवरेज इनकम कितनी है? 50, और इसकी भी एवरेज इनकम कितनी हो गई? 50 हो गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो मामला होगा वो थोड़ा सा निर्भर, मतलब एवरेज पे निर्भर होने की वजह से जो इंडिविजुअलिटी है, आपके जो व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे, जहाँ पे आंकड़ों का जो क्षतिपूर्ति के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। जैसे हम 50 की बात करेंगे, ग्रुप ए भी 50 है एवरेज और ग्रुप बी भी क्या है? 50 है। यहाँ पे अगर इसको हम 50-50 के बाद में अध्ययन करते हैं तो ये 50, ये भी 50। अब यहाँ पे जो 50 था ए ग्रुप का और बी ग्रुप का, आप इसका अध्ययन करके कह सकते हैं कि हाँ साहब दोनों ग्रुप बराबर हैं, लेकिन दोनों ग्रुप एवरेज में बराबर हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ये ग्रुप ज्यादा समानता स्थित है, यहाँ पे असमानता की स्थिति बहुत ज्यादा है। और इसकी एक छोटी सी कहानी आपकी किताब में भी दे रखी होगी कि किस तरह से औसत जो व्यक्ति की निर्भरता है वो किस तरह व्यक्ति को कई बार डुबो देती है। इसको हम बोलते हैं सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न का मतलब सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा जाता है कि जो अगर एवरेज के ऊपर का अगर हम कई बार बात करते हैं तो वास्तविक इकोनॉमिक्स में कई बार काम नहीं करते हैं, स्टैटिक्स में काम नहीं करती। स्टैटिक्स सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। जो चीजें हम नॉर्मली सोचते हैं वो स्टैटिक्स में कई बार ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई जाती है कि जोड़ बाकी ज्यों का त्यों, जोड़ बाकी ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों। छोटी सी कहानी थी कि एक बार एक परिवार जा रहा है, परिवार के जो 3 या 4 या 5 सदस्य हैं उसमें से पिताजी की हाइट लगभग 6.5 के ऊपर है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगभग आपके 2 फीट और 2.5 फीट के आसपास हैं, और श्रीमती जी की जो हाइट है वो लगभग 5 फीट के आसपास है। अब उन्होंने क्या किया कि सबकी एवरेज, क्योंकि स्टैटिक्स के एक्सपर्ट रहे होंगे वो, उन्होंने थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पढ़ ली होगी, एक्सपर्ट तो नहीं थे, एक्सपर्ट होगी तो इस तरह की जो उसकी सीमाओं का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी परिवार की औसत हाइट देख ली। वो औसत हाइट कितनी थी? वो उनको लग गई लगभग मान लेते हैं कि 5 फीट के आसपास आ गई, कि सब हम 4.5 मान लेते हैं कि 4.5 फीट उनकी परिवार के सभी सदस्यों की, जिसमें 2 बच्चे और उनकी श्रीमती जी और वो खुद स्वयं उनके थे। तो उनकी हाइट क्या थी आपकी? 4.5। अब उधर दूसरी तरफ जो नदी जिसको पार करनी थी, उस नदी की, क्योंकि नदी की गहराई क्या होती है अलग अलग जगह पे, तलछट पे कम रहती है, नीचे ज्यादा होती है। उनकी जो किनारे पे एक हाइट रही होगी 1-1.5 फीट होगी, फिर यहाँ पे 4 फीट होगी, यहाँ पे लगभग वो 7 फीट रह गई होगी, और यहाँ पे वो फिर 1-1.5 फीट हो गई। और इसकी जो एवरेज उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इसकी एवरेज गहराई कितनी है? वो 4 फीट है। समझिएगा, परिवार की औसत ऊंचाई कितनी थी? 4.5। नदी की औसत गहराई कितनी थी? 4। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने औसत पे निर्भरता होने की वजह से, एवरेज पे डिपेंड होने की वजह से उन्होंने देखा कि परिवार की औसत ऊंचाई नदी की औसत गहराई से ज्यादा है, इसलिए नदी पार कर ली जाए। इंस्ट्रक्शन मिल गया, आदेश, नदी पार की जाए। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से चलना शुरू हुए, यहाँ तक जाते जाते बच्चे और यहाँ तक जाते जाते श्रीमती, जो 7 फीट की जहाँ गहराई थी वहां खुद स्वयं भी, श्रीमान जी भी नीचे चले गए। तो हम कहते हैं, इसलिए कहानी बन गई कि जोड़ बाकी त्यों का त्यों, मतलब इनका जो कैलकुलेशन था, यहाँ भी 4.5 है, यहाँ भी 4 है, जोड़ बाकी ज्यों का ज्यों, सारा कुनबा, कुनबा का मतलब परिवार डूबा क्यों, मतलब सारा परिवार डूब जाता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि स्टैटिक्स जो है वो सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। हमें इंडिविजुअलिटी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब तक हम व्यक्तिक अंकों का अध्ययन नहीं करेंगे, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्टैटिक्स आपको
पूर्ण रूप से आप उसके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरह से आप पहला चैप्टर, इसमें कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन आपके इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में भी आ जाता है कि इसका मतलब संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर सांख्यिकी क्या है, इसका एक वचन और बहुवचन के रूप में क्या है, ये सब इसके रूप में कर दी जाती है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसकी जो कला और विज्ञान किस तरह से, इसके महत्व और कार्य क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, इसको आप एक बार किताब को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा, इसके नोट्स आप अपने बता दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, क्योंकि शुरू में आप इकोनॉमिक्स पहली बार ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।